everyone, this is Gayatri Sharma and welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about all mechanisms and process involved in protein folding. So let's get started. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही थी एंड देन टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बन रही थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल अमाइनो एसिड से किस तरह से एक फंक्शनल प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं, उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म्स और कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल तक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जब कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसके अंदर कुछ कोडिंग सीक्वेंस होती हैं जिसको कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स। ओके, तो उस कोडिंग सीक्वेंस के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के अंदर फंक्शनली फॉर्म में लाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बीच में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। सो प्रोटीन की किस तरह से फोल्डिंग हो रही है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग के मेन टू मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एक को ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म एंड देन सेकेंड इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म्स। को ट्रांसलेशनल मीन्स प्रोटीन के जब ट्रांसलेशन के साथ साथ में अगर उसकी फोल्डिंग होने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। एंड देन जब उसकी पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने के बाद में अगर उसकी फोल्डिंग हो तो उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। तो जब प्रोटीन बनती है डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है डीएनए से एंड देन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल्स के अंदर जाता है थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ओके, देन वहां पे क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ, या फिर कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम्स हो सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो जब मैसेंजर आरएनए साइटोसोल्स के अंदर चला जाएगा तो जब सबसे पहले ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे होता है, साइटोसोल के अंदर। तो वहाँ काफी सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए से। देन ट्रांसफर आरएनए कुछ अमाइनो एसिड को कैरी करके लाएगा उसकी 3 प्राइम एंड पे एंड देन वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब फॉर्मेशन हो रहा होता है पेप्टाइड बॉन्ड का तो उसके लास्ट में रहता है एन टर्मिनस और एक रहता है सी टर्मिनस। सी टर्मिनस पे होता रह रहा है ट्रांसलेशन एंड एन टर्मिनस पे क्या होता है, फोल्डिंग स्टार्ट होने लग जाती है। ओके, सो व्हेन प्रोटीन गेट ट्रांसलेटेड इनटू ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन ए एन टर्मिनस, उसको और क्या बोल सकते हैं, अमाइनो टर्मिनस भी बोल सकते हैं। देन सी टर्मिनस होता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनस। देन इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक आरएनए बना, फिर आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होके वो क्या होगा, मैच्योर आरएनए बनेगा। ये मैच्योर आरएनए फॉर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग होगी, यहाँ पे 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होगा। उसके बाद ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। जब साइटोसोल के अंदर आएगा तो यहाँ काफी सारे राइबोसोम्स बिखरे हुए रहते हैं साइटोसोल के अंदर, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। तो वहां पे क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। सो इस तरह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और फिर ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस इस तरह से आपस में बॉन्डिंग करके फोल्ड होके क्या बना लेती है, एक नेटिव प्रोटीन के अंदर आ जाती है। देन नेक्स्ट देखते हैं कुछ। अब जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेन रोल प्ले करती है प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं शेपेरॉन्स। ओके, सो शेपेरॉन्स आर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एंड ये क्या करती है, राइट पाथ प्रोवाइड करती है प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। ओके, तो इनको, और ये एक टाइप की हीट शॉक प्रोटीन्स है। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती है, जब स्ट्रेस कंडीशन के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं, एक्सप्रेस होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, सो दीज प्रोटीन्स असिस्ट द प्रॉपर फोल्डिंग एंड प्रिवेंट डिसएग्रीगेशन। तो प्रोटीन अगर बन चुकी है लेकिन उसके अंदर कुछ डिसएग्रीगेशन होने लग जाएगा तो फिर वो मिसफोल्डेड फॉर्म में आ सकती है, तो उसको असिस्ट करते हैं ये शेपेरॉन प्रोटीन्स। ओके, देन
प्रायोन फॉर्मेशन से भी प्रिवेंट करती हैं चेपेरोन प्रोटीन्स। सो प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन एक तरह की मिसफोल्डेड प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं, काफी सारी डिजीज कोज कर सकती हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन को अगर ब्रेन के अंदर डिसएग्रीगेशन हो जाए, उसका एग्रीगेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रायोन्स। ओके, और वो प्रायोन्स की काफी सारी डिजीज हो सकते हैं, जैसे प्रायोन डिजीज का एक एग्जांपल्स है क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज या फिर क्रूट्सफेल्ड-जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। देन जब पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस फोल्डेड कन्फर्मेशन में आ रही होती है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेज आती है, उस स्टेट को बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट। ओके, तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है ये काफी ज्यादा अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहती है, तो इसके चांसेस होते हैं कि ये क्या हो, डिसएग्रीगेट होके प्रायोन्स में कन्वर्ट हो जाए। सो मेनली ये प्रायोन्स में अगर कन्वर्ट भी हो जाए, प्रायोन्स में जब कब कन्वर्ट होगी, जब इसका डिसएग्रीगेशन होगा, फिर भी इसको वापस से चेपेरोन कैटालाइसिस करके इसको वापस से फोल्डिंग के लिए असिस्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर फोल्डिंग नहीं हो पाती है तो फिर इसको क्या किया जाता है, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन भी नहीं हो तो फिर वो बनेगा प्रायोन्स, और प्रायोन्स क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से को टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये रेजिस्टेंस होते हैं प्रोटीजेज एंजाइम से, इस वजह से प्रायोन्स क्या कर सकते हैं, डिजीज कोज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जब ट्रांसलेशन हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये एक राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हो चुका है पॉलीपेप्टाइड चेन का। देन ये फोल्डेड इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको क्या बोलेंगे, ये मोल्टन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। ओके, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो अब इसके बाद ये नेटिव कन्फर्मेशन में भी जा सकती है, इसकी अच्छी तरह से फोल्डिंग भी हो सकती है, या फिर अगर इसकी फोल्डिंग नहीं हो तो ये क्या होगा, ये मिसफोल्डेड कन्फर्मेशन में जा सकती है, और मिसफोल्डेड कन्फर्मेशन से ये काफी सारी डिजीज कोज करेगी। ये इतनी सारी डिजीज हैं जो कोज कर सकती है, जिसके अंदर एक प्रायोन डिजीज भी है, एल्जाइमर डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है। ये सारी डिजीज कौन सी है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से होती है। देन उसके बाद इसको ऑटोफेगोसोम में भी भेजा जा सकता है। एंड देन अगर ये सारे प्रोसेस वर्क करना बंद कर दे तो उसके बाद में ही होगी ये सारी डिजीजेस। एंड देन अगर मिसफोल्डेड हो गई तो उसको 26S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के लिए भी भेज दिया जाता है। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ चेपेरोन्स प्रोटीन्स। तो चेपेरोन्स प्रोटीन्स काफी सारी टाइप्स की हो सकते हैं, लाइक हीट शॉक प्रोटीन 10, 40। तो इसको जो नोमेनक्लेचर होता है वो उसके मोलिकुलर वेट के बेस पे दिया जाता है। जैसे उसका मोलिकुलर वेट 10 डाल्टन है, 10 किलो डाल्टन है, 40 किलो डाल्टन है, तो उसको क्या बोलेंगे, हीट शॉक प्रोटीन 10, हीट शॉक प्रोटीन 40, 60, 70, इस तरह से। और काफी सारे अनादर चेपेरोन प्रोटीन्स भी हो सकती है, लाइक लेक्टिन चेपेरोन्स। लेक्टिन चेपेरोन्स कौन कौन सी होती है, कैल रेटिकुलिन एंड कैल नेक्सिन। ये क्या है, कैल्शियम मीडिएटेड प्रोटीन्स हैं जो कि कैल्शियम के थ्रू एक्टिवेट होती है। ओके, जब IP3 गेटेड चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम बाहर आएगा ER से, तब क्या होगा, यहाँ पे कैल रेटिकुलिन और कैल नेक्सिन क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। देन GRP58, ये एक ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की फोल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन PDI, जिसको बोलते हैं प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। देन हीट शॉक प्रोटीन 70, जिसको प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या बोलते हैं, DNA-K। ओके, सो यूकैरियोट के अंदर जो हीट शॉक प्रोटीन 70 है उसकी होमोलोगस प्रोटीन है प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA-K, जो क्या करती है, को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग में अपना रोल प्ले करती है। जबकि ये जो हीट शॉक प्रोटीन 60, जिसकी होमोलोगस प्रोटीन है प्रोकैरियोट्स के अंदर GRO-EL। ओके, तो ये क्या करती है, आफ्टर ट्रांसलेशनल इसका फंक्शन शो करती है, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनली ये प्रोटीन की फोल्डिंग करवाती है। ओके,
सो इसके बारे में देखते हैं कि इस हीट शॉक प्रोटीन 70 और डीएनए के का क्या मैकेनिज्म है, और हीट शॉक प्रोटीन 60 और ग्रो ईएल का क्या मैकेनिज्म है। ये वाली प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। सो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये प्रोटीन्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी, और इसकी होमोलोगस प्रोटीन ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी हैं। ओके, तो HSP 10 और HSP 40 क्या है, कोशेपेरॉन प्रोटीन है, तो ये इसके साथ में इन दोनों प्रोटीन के साथ में वर्क करेगी। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड हीट शॉक प्रोटीन 40 का मैकेनिज्म, जो कि किसके होमोलोगस है, डीएनए के। ओके, सो यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। ओके, सो एक होती है एन टर्मिनल्स डोमेन, जो क्या करता है, जहाँ पे एटीपी बाइंड रहता है, उसको एटीपीएस डोमेन भी बोल सकते हैं। एंड देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन, जहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड होगी, जिस प्रोटीन की फोल्डिंग करेक्ट करवानी है वो प्रोटीन आके बाइंड होगी, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन। एंड देन सी टर्मिनल डोमेन, जो कि एक एज ए लीड की तरह वर्क करेगा। इसमें जब प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो एक लीड यहाँ पे आके लग जाएगा। सो हीट शॉक प्रोटीन क्या है, 70 क्या है, वाइडली एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर इसको बोलते हैं बिग प्रोटीन। ओके, सो हीट शॉक प्रोटीन 70 जो RER के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, बिग प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नोट डाउन जरूर कर लेना। देन हीट शॉक प्रोटीन 40 क्या है, कोशेपेरॉन से। सो यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ऐसे ही हीट शॉक प्रोटीन 70 एटीपी के साथ में बाइंड होके इस तरह से रहेगी, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन है इसके, और ये एटीपीएस एक्टिविटी यहाँ पे होगी। तो जब मिसफोल्डेड प्रोटीन कोई भी यहाँ पे आएगी, उसको कौन लेके आएगा, हीट शॉक प्रोटीन 40। ओके, सो ये इसको लेके आएगा इसके साथ में, और यहाँ पे क्या कराएगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस। जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ये जो हीट शॉक प्रोटीन 70 है ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी करेक्ट फोल्डिंग करवा लेगा। उसके बाद जब करेक्ट फोल्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, एक न्यूक्लियर एक्सचेंज फैक्टर यहाँ पे आएगा, और वो क्या करेगा, इस एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट करवाएगा इस तरह से। सो यहाँ पे एटीपी का कन्वर्जन हो रहा है एडीपी के अंदर। देन ये जो प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है प्रोटीन की, वो वापस रिलीज हो जाएगी, और ये सारी सब यूनिट्स वापस से हीट शॉक प्रोटीन 40 भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज हो गई एटीपी हाइड्रोलाइसिस करवा के। देन इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। तो ये हीट शॉक प्रोटीन 70 साइकिल है, जो कि किसके सिमिलर है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के प्रोटीन से। ओके, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर एक्सचेंज फैक्टर की तरह वर्क करेगा, जो प्रोटीन का एग्जांपल है न्यूक्लियर एक्सचेंज फैक्टर का, वो है GRPE, GRPE। ओके, देन हीट शॉक प्रोटीन 60 का क्या मैकेनिज्म होता है, इसकी जो होमोलोगस प्रोटीन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो है GRO-EL, और कोशेपेरॉन्स है HSP 10 और GRO-ES, जो कि एज ए लीड की तरह वर्क करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है ये, यहाँ पे ये GRO-EL की इस तरह से 2 सब यूनिट होती है, और यहाँ पे ये ATP बाइंडिंग सब यूनिट होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आएगी, देन उसके बाद में क्या होगा, ये GRO-ES जो है ये एज ए लीड की तरह वर्क करके यहाँ पे क्या करेगा, बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, एंड देन एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। सो यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कौन करवा रहा है, GRO-ES, और वहां पे कौन करवा रहा था, हीट शॉक प्रोटीन 70 के अंदर वहां पे करवा रहा था हीट शॉक प्रोटीन 40। ओके, सो GRO-ES इसकी एटीपी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, देन ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर फोल्डिंग के बाद प्रोटीन को रिलीज कर दिया जाएगा, और इस तरह से ये लीड भी यहाँ से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ये इस तरह का इनहिबिटर है इस वाली प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं सुरेमिन। ओके,
सो ये सुरेमिन क्या है, एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जो कि क्या करेगा, इस प्रोसेस को, इस पाथवे को इनिबिट करेगा, इस पाथवे को रोकेगा। तो इसको एंटी कैंसर ड्रग के फॉर्म में भी यूज करते हैं, क्योंकि जब ये इस पाथवे को इनिबिट कर देगा तो कैंसरस सेल्स के अंदर अगर जो भी प्रोटीन बन रही होगी उसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाएगी और कैंसर सेल्स क्या हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारी शेवरॉन्स प्रोटीन्स थी। सो आई होप यू लाइक दिस। Thanks for watching. If you have any query, please ask me in comment section. Okay. So happy learning. Thank you so much.